बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने लास्ट टाइम थ्योरी कंप्लीट कर ली थी चैप्टर नंबर 2 की। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हम फर्स्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। इसको आप समझेंगे, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप प्रिपेयर्ड करेंगे। तो ये नहीं सोचना कि कोरोना की लहर आई है तो टाइम वेस्ट करना है या टाइम पास कर रहे हैं हम ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदगी के साथ आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है और चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। टेस्ट भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। जो मैंने आपको टेस्ट किए हैं चेक, अब वो आप मुझसे कॉलेज आके भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने चेक किए हैं, अगर आपको चाहिए तो वो मैं कंप्लीट स्क्रीनशॉट पिक्चर लेकर भी आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर जो दूसरा लेक्चर है वो भी मैं इसी के साथ आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स हैं। आज के लेक्चर में, आज के दिन में ये दोनों लिंक आपने अभी सुनने हैं, लेक्चर देखने हैं। और उसमें कोई मसला आएगा तो आप टीम में, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, या इस यूट्यूब चैनल के एंड पे भी कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, तो आइए अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक हो, मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप वहां से क्वेश्चन देखें और हम इसका आंसर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये 3 डेफिनेशन बतानी है। तो ये हमने टॉपिक जब पढ़ा था तब हमने ये डेफिनेशन कर ली थी। यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर में आपने नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। आप क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन करनी है, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वेक्टर विच हैज़ यूनिट में 1 मैग्नीट्यूड इन दैट डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, या वो ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन बताता हो, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको डिफाइन करेंगे इंग्लिश में तो यूँ कह देंगे वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन और इन गिवन डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। एक तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है, साथ आपने इसका फार्मूला लिख देना है। इसका फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन उसने पूछी है पोजीशन वेक्टर की, तो आप पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर में आप कहेंगे वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। जब हमने पढ़ा था तो वेक्टर की डायग्राम भी ड्रा की थी। पोजीशन वेक्टर ओ से शुरू हो रहा है, पी पे एंड हो रहा है, इसको आर से लिखा था, ठीक है। ये पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है, और इसका हमने फॉर्मूला लिखा था ए आई हैट प्लस बी जे हैट। ये पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। डेफिनेशन लिख दी, वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, साथ इसका यूनिट आ गया। फिर सी में हमने क्या देखा था, ये मैं ना आपको बेसिकली समझा नहीं रहा, आपको जस्ट बता रहा हूँ पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना अगर पेपर में आता है। ये हमने क्लास में डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड, फिर हमने इधर बताना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की हमने डेफिनेशन बतानी है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये ना आपने कंपोनेंट ड्रा किए थे। लाइक मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि ये वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर का हम नाम रख लेते हैं वेक्टर ए। इसके 2 कंपोनेंट रख लेते हैं, कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम एंगल लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाले का नाम क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के सामने वाले का नाम परपेंडिकुलर है तो आर साइन थीटा हो जाएगा, और साथ वाले का नाम हो जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे, हमने कंपोनेंट्स ड्रा किए तो कौन कौन से हैं, आर साइन थीटा आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है आर कोस थीटा। अब इनको डिफाइन करना है, ये जो कंपोनेंट हमने बनाए इन कंपोनेंट्स को हमने डिफाइन करना है। हम कहेंगे ये क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मैंने इधर दूसरी साइड पे ये डेफिनेशन लिख दी, ये आपकी बुक में लिखी हुई है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के टॉपिक में, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया, लेकिन डेफिनेशन इधर आई हुई है। इसको हम करेंगे क्या, इफेक्टिव वैल्यू
इफेक्टिव वैल्यू का हम इधर नाम दे देते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू क्या है, जैसे इधर मैंने लिखा है आर साइन थीटा या आर कोस थीटा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के लोग हैं आर साइन थीटा, और आर कोस थीटा एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, तो इनको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या होगी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ये बच्चों फर्स्ट हमने क्वेश्चन कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर गिव्स 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आता है, तो बताएं ओरिएंटेशन क्या होगी वेक्टर्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कह रहा है कि सम 3 वेक्टर्स का 0 है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स की ओरिएंटेशन बतानी है। ठीक है, तो आंसर इसका देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के मैंने ना पॉइंट बना दिया। अब देखिएगा, हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, और 3 साइड्स को हम वेक्टर लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड बी वेक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक है, और थर्ड पे आ जाएं ए बी, और ये यहाँ पे आ जाएं तो ये सी वेक्टर इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी वेक्टर आ गए। अब देखें इनका रिजल्टेंट बनाना है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं। आपको पता है रिजल्टेंट जब फाइंड करना हो तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं रिजल्टेंट बनाता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, अभी सपोज करते हैं 2 वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट बनाएं। आप जानते हैं रिजल्टेंट बनाने के लिए फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन किया तो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जो मैंने ट्राइंगल बनाई इसमें तीनों वेक्टर हेड टू टेल अरेंज्ड हैं। हेड टू टेल अरेंज्ड का मतलब ये है कि हेड टेल से हेड टेल से हेड टेल से मिली हुई है। अब रिजल्टेंट बनाते हैं। आपको पता है बच्चों कि रिजल्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, फर्स्ट की टेल और हेड तो पहले से ज्वाइंट है। अगर ये पहले से ज्वाइंट है तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट तो आएगा नहीं। तो हमने कह दिया यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड ऑलरेडी ज्वाइंट है, स्पेस ही नहीं है रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। तो फिर आंसर में क्या कहेंगे, 3 वेक्टर का सम 0 होगा तो ओरिएंटेशन क्या होगी, हम कहेंगे ओरिएंटेशन यानी उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। अगर क्लोज ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेक्टर ए एंड बी, ए बी एंड सी विच आर अरेंज्ड हेड टू टेल, then there is no resultant because the tail of first vector is already joined with the head of last vector। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन का आंसर देखने, इसमें डायग्राम बनाएं और साथ ये ज़रूर लिखें आर रिजल्टेंट 0 होगा, और साथ ये इक्वेशन भी लिख दें आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 0 है, और रीज़न भी मैंने बता दी क्योंकि टेल और हेड ऑलरेडी क्या है, ज्वाइंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है हम सिर्फ वो करेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कैन यू ऐड स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। क्या हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2.9 है, तो इधर लिखते हैं क्या हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो आंसर में हम इसको बताते हैं, आप जानते होंगे इसका आंसर नो है, मतलब ये आंसर नहीं है, हम कभी ऐड नहीं कर सकते, स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर क्या होती है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ स्केलर की, तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड का मतलब इसमें जस्ट वैल्यू होगी। तो ये हमने देख लिया कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर में चूँकि डायरेक्शन है तो वो इधर जस्ट मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ये दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। वेक्टर को जस्ट ऐड कर सकते हैं स्पेशल रूल से, उस स्पेशल रूल का नाम क्या रखा था, हेड टू टेल रूल।
और जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब 10th क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 0 है, क्या हम 0 को ऐड कर सकते हैं नल वेक्टर में? कैन वी ऐड नल वेक्टर, कैन वी ऐड 0 इंटू नल वेक्टर? क्या हम नल वेक्टर में 0 ऐड कर सकते हैं? तो आंसर इसका भी है नो। हम नल वेक्टर 0 को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? इसकी भी रीज़न वही है जो ऊपर हम कह के आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें नल वेक्टर की तो नल वेक्टर चूँकि वेक्टर है, और आप जानते हैं बच्चों कि नल वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, इसमें दोनों पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन होती है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब है कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 0 मैग्नीट्यूड होती है। अब आ जाए, अब बात कर लेते हैं 0 की। ठीक है, यहाँ पे दूसरा 0 आ रहा है, और आपको पता है 0 इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। 0 जस्ट क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है। 0 सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो नल वेक्टर वेक्टर है, इस नल वेक्टर में डायरेक्शन भी आ सकती है। दोनों डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ हैं। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, तो स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए 0 नल वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बुक लगवाई हुई है अजीम पब्लिशर की, तो आप वहीं से तैयार करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, उसमें कहता है डिफरेंट सम परपेंडिकुलर है, शो दैट डिफरेंस एंड सम आर परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि हमारे पास 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ए एंड बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इनकी लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल का मतलब है कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इनकी लेंथ इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगी, और ये क्या है? परपेंडिकुलर हैं 2 वेक्टर ए एंड बी। कहता है आप इनका सम लें, तो सम लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, फिर इनका कहता है डिफरेंस लें, डिफरेंस लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। ये सम है और ये इसका क्या है? डिफरेंस है। वो कहता है सम और डिफरेंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ सम एंड डिफरेंस आर परपेंडिकुलर। यानी कौन परपेंडिकुलर है? a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। ठीक है, एक तो ये परपेंडिकुलर है, दूसरा वो कहता है कि शो करना है कि ये परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल लेंथ के भी हैं। इक्वल लेंथ को मैं यूँ लिख लेता हूँ कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर दूसरी तरफ a माइनस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इक्वल आएंगी। मतलब इसका मतलब है ये क्या होंगे? इक्वल लेंथ होंगी। ठीक है, सम और डिफरेंस की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ना पॉइंट्स में बना दिया। क्या क्वेश्चन है? a एंड b आर परपेंडिकुलर और ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b of equal length are perpendicular, show that their sum and difference are also perpendicular and are of same length। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। तो ये ये ना अभी मैंने जस्ट आंसर नहीं लिखा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अभी आंसर की तरफ हम चलने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है बच्चों, ये लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है, फिर एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनकर आया हुआ है। तो क्वेश्चन की आपको इस तरह से समझ भी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए हम शुरू करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट करते हैं ये हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर ए है। ठीक है, तो लेट कर लें ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ए आ रहा है और सेकंड वेक्टर यहाँ पे बी आ रहा है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें। आप जानते हैं जब ऐड करना होता है तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। अब आ जाए हम माइनस करना चाहते हैं और माइनस के लिए आप जानते हैं बी का नेगेटिव क्या होगा? माइनस बी, और इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड शो करेंगे। तो ये मैंने अपवर्ड था और ये मैंने डाउनवर्ड शो कर दिया, ये आ गया माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे भी रिजल्टेंट बनाएं, यहाँ पे ये ए है और ये माइनस बी है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट बनाया तो ये आएगा रेड कलर में, इसको लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने जो बताना है आंसर में वो बताना है कि ये जो दोनों रेड लाइन है ना, ऊपर वाली रेड लाइन सम है
और नीचे वाली रेड लाइन डिफरेंस है, और मैं ये लिख भी देता हूँ, ऊपर वाली रेड लाइन सम और नीचे वाली रेड लाइन का नाम डिफरेंस है। और ये दोनों रिजल्टेंट भी है ना, ये सम का रिजल्ट ये ए और बी का है, और ये माइनस ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है। कहता है कि सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर हैं और इनकी लेंथ भी सेम है। तो पहले तो हम प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ इनकी लेंथ सेम है। तो फ्रॉम डायग्राम हमने ना ये जो बात करनी है ये डायग्राम से हमने बात करनी है। तो डायग्राम को अगर हम देखें तो इधर से पता चल रहा है, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं मैग्नीट्यूड का जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये फर्स्ट ऊपर वाली ट्राइंगल कंसिडर करूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। अब जरा देखिएगा, इसमें लगाते हैं, ये हो जाएगा एक्स कोएफिशिएंट और ये क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। ये वर्टिकल बी है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए है तो एक्स हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई फर्स्ट की, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी और इधर मोड लगा दिया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। इसको मैं नाम रख देता हूँ इक्वेशन 1। क्या किया बच्चों, यहाँ पे जस्ट क्या किया, डायग्राम में ऊपर वाली ट्राइंगल में ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया। एक्स इधर कौन सा है, हॉरिजॉन्टल ए वेक्टर है तो ए इसके आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी वेक्टर है तो वाई की जगह बी लगा दिया और ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन गया, यानी ये लेंथ बन गई। अब नीचे वाली डायग्राम में आ जाएं, नीचे वाली डायग्राम पे आप देखें तो इधर अगेन मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएं तो ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड हमने लेनी है, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगेन देखें ये वर्टिकल माइनस बी अब वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल अगेन ए ही होगा, ए हॉरिजॉन्टल है और माइनस बी वर्टिकल है। तो अब फॉर्मूला लगाएं ये वाला, एक एक्स की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा और बी और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर लें, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है होल अंडर रूट, और ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों देखें इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर से देखें तो दोनों की एक साइड सेम है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, इधर भी आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये वाली साइड राइट साइड सेम है इक्वेशन 1 और 2 की, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इधर क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी डिफरेंस की, क्योंकि एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी इक्वल होंगी, तो ये इक्वल रख दी तो प्रूफ हो गया कि इनकी लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है, मैग्नीट्यूड सेम आ रही है, मतलब लेंथ सेम आ रही है, ठीक है। तो इधर लिख देंगे हेंस लेंथ आर सेम, लेंथ दोनों रिजल्टेंट की क्या है, सेम है। अब बताना है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रेड कलर में हमने ड्रा किया, प्रूफ करना है कि ये दोनों रिजल्टेंट परपेंडिकुलर भी हैं। तो बच्चों देखें परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कि एंगल 90 होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला रेड है और नीचे वाली रेड वेक्टर लाइन है, इनके दरमियान एंगल 90 प्रूफ करना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आपको पता है दोनों ही ये जो ट्राइंगल हमने ड्रा की हुई है, ये दोनों ट्राइंगल ही राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों में ही एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर इस तरह की लाइन हो ना, ये वाली लाइन, तो समझिए इधर एंगल 90 डिग्री होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये एंगल हमेशा 90 बनता है। तो इधर देखें ऊपर वाली ट्राइंगल में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में एंगल 90 आ रहा है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल मीन 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और आपको पता है टोटल एंगल एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। तो देखिए ऊपर वाली ट्राइंगल में 180 डिग्री एंगल बन रहा है टोटल, तो काउंट करके देखें, ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर आप ऐड करें 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, तो ट्राइंगल में 90 पूरा हो गया। तो हमें पता चला ये वाला एंगल कितना हो गया, 45। अब नीचे वाली ट्राइंगल की बात करते हैं। नीचे वाली ट्राइंगल की अगर बात करें तो नीचे वाली भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने टोटल एंगल हमें पता है 180 होता है किसी भी ट्राइंगल में, मैक्सिमम एंगल क्या होगा 180 होगा। तो ट्राइंगल में तो देखिएगा यहाँ पे काउंट करें, ये 90 है तो ये फिर 45 होगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब ऐड करें 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, तो नीचे वाली ट्राइंगल में 180 हो गया। अब हमने जो बात करनी है वो a प्लस बी और a माइनस बी की बात करनी है। इन दोनों में जरा एंगल देखें क्या बन रहा है, ये टोटल एंगल बन रहा है। तो टोटल एंगल क्या बन रहा है 45 प्लस 45,
यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं एंगल का नाम रख लेता हूँ, इसको ना इक्वेशन हम नाम रख लेते हैं, इसको O कह लेते हैं, इसको P कह लेते हैं, Q और इसको R कह लेते हैं। आप ज़रा देखें ये O पे एंगल बन रहा है लेकिन हाफ एंगल 45 है, इसको हम यूँ लिखेंगे एंगल POQ कितना है 45 डिग्री। और फिर दूसरा नीचे वाला ये वाला एंगल देखें, इसका नाम रखेंगे QOR, ये एंगल का सिंबल होता है एंगल QOR, ये भी कितना है 45 डिग्री है। देखें जब मैंने ये POQ का ना O सेंटर पे आ रहा है तो सेंटर पे O बन रहा है, तो ये इसके 2 आर्म्स हैं, दोनों बाजू हैं, P ये OP और ये OQ, ये दोनों हैं, इन दोनों आर्म्स के दरमियान 45 है। फिर नीचे वाला एंगल जो लिया तो O आ रहा है सेंटर पे बन रहा है एंगल O, और यहाँ पे जो आर्म्स बन रहे हैं वो क्या है QOR। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने ये एंगल देख लिया। अब देखें दोनों एंगल को हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं, फ्रॉम डायग्राम। ये आंसर में आप जब लिखेंगे ना तो डायग्राम का मेंशन करेंगे, डायग्राम से हमने ये एंगल देखे। ठीक है, अब इसमें इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है, POQ प्लस एंगल QOR, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है कि 45 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री आ जाए तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी A प्लस B और A माइनस B, ये डिफरेंस और सम, ये सम है और A माइनस B डिफरेंस है, ये दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए, हैंस दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, आपने मैथमेटिकली इस तरह से बताना है जैसे मैंने आपको करवाया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 अब करने लगे हैं। बुक में आप देख लें, मैं रीड कर लेता हूँ। हाउ वुड दी 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, और इनको कंबाइन किया। कंबाइन का मतलब इधर बच्चों यहाँ पे कंबाइन का मतलब है इनको सम किया, इनको ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये, हाँ सम इसका बनेगा A प्लस B किया। ठीक है, कंबाइन किया, और कंबाइन करने से, और ये जो कंबाइन करने से ये जो रिजल्टेंट है, इसका नाम रिजल्टेंट रख लेंगे, R रख लेंगे। ये जो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट A और B से आ रहा है, इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एंड A और B जो वेक्टर थे उनकी मैग्नीट्यूड, जिनको कंबाइन करने से रिजल्टेंट आ रहा है, इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ वुड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, इन 2 वेक्टर्स को कंबाइन करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इन दोनों की A और B की मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल होते हैं। ये हमने बताना है कैसे इक्वल होंगे। अब इसको ना प्रूफ करते हैं, आंसर हम बताते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन ही MCQs में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि MCQs ये आपको इस क्वेश्चन में ऐसे MCQs बना दे। तो सिंपल सा MCQs है, A और B 2 वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इक्वल लेंथ है। उनका रिजल्टेंट लिया तो R आ गया, A प्लस B की रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट की और A और B जो पहले 2 वेक्टर थे, इन तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, यानी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इधर लेट करते हैं, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं A एंड B। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट लेते हैं। तो रिजल्टेंट आप बच्चों जानते हैं कैसे होता है। रिजल्टेंट हम लेते हैं फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करते हैं, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस तरह से वेक्टर क्यों कंसिडर किए हैं। बच्चों इस तरह से वेक्टर हमने इसलिए कंसिडर किए हैं A और B के, ताकि मैं अगर A वेक्टर को आगे ड्रा करूं, अगर मैं A वेक्टर को फॉरवर्ड ड्रा कर दूं, यानी यहाँ पे ड्रा कर दूं, तो ये वेक्टर A और B दोनों टेल टू टेल हो गए, और टेल टू टेल वेक्टर हो गया, तो इनके दरमियान जो अब एंगल बनेगा ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और जब भी 2 वेक्टर के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो तब रिजल्टेंट की और दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। A B की मैग्नीट्यूड और R की मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल होंगी। कब, जब एंगल कितना हो, A और B के दरमियान 120 डिग्री हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने ये एंगल बाहरी की तरफ बनाया है, ये एंगल अंदर की तरफ क्यों नहीं बनाया, ये इंटीरियर क्यों नहीं बनाया। इंटीरियर बच्चों अगर एंगल देखें ना तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, हम एंगल जो कंसिडर कर रहे होते हैं वेक्टर का, वो टेल टू टेल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर की अगर बात करेंगे तो वो इधर क्या कह रहे हैं, 60 डिग्री। लेकिन हमने एक्सटीरियर की बात, एक्सटीरियर मीन बाहर वाले की बात करनी है, तो ये टेल टू टेल ज्वाइंट हो गए,
टेल टू टेल ज्वाइंट हो गए तो अब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब 120 डिग्री एंगल होगा तो ये इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। क्या वाकई ऐसा होता है? एक तो आंसर हमने बता दिया, क्या हो, एंगल 120 डिग्री हो बिटवीन ए एंड बी। ए और बी ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि ये तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो बच्चों आपने ना ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपकी बुक में नहीं है, इसको आपने ऐसे याद रखना है। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला तब हम यूज़ करते हैं बच्चों जब दो वेक्टर की हमने रिजल्टेंट फाइंड करनी हो। ठीक है, कोई से भी दो वेक्टर हैं उनके दरमियान कोई भी एंगल है तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, बुक में नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने याद रखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं या हम ड्राइव भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट लें दो रिजल्टेंट का तो ये बन जाता है। एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इधर क्या कह रहा है हमें, कंडीशन के मुताबिक हम क्या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट की ए की और बी की तीनों की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, सेम है। तो आप इधर सेम पुट करें तो देखते हैं क्या ये इक्वल आते हैं। अब मैग्नीट्यूड को ना मैं सिंपल आर से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड को सिंपल आर से भी लिख सकते हैं। तो पुट करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये तीनों इक्वल हैं। तो अब ऐसा करता हूँ, मैं ए और बी इन सब की जगह पे मैं आर लगा लेता हूँ। यहाँ पे आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू cos थीटा। क्या किया, आर तो वैसे ही था, ए और बी की जगह पे भी आर लगा दिया क्योंकि ये इक्वल है। इधर 2 वैसे ही आ गया, ए बी की जगह आर लगा दिया और ये cos थीटा वैसे ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 2r स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। साथ क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा इधर और इधर r स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ से हमने स्क्वायर ले लिया। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 2r स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ ले आए, r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें से माइनस कर दें तो माइनस r स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ गया 2r स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट r सेम है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आ गया माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया। 1 को इधर ले आए और 2 को इधर ले आए, 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। और cos को दूसरी तरफ ले जाएं बच्चों, cos को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 आ जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि दो वेक्टर के दरमियान अगर एंगल 120 डिग्री हो तो ए बी और रिजल्टेंट तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। और ये जो ट्राइंगल बन रही है इस ट्राइंगल का हम नाम रखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो मैं इक्विलैटरल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी क्या कहते हैं, इक्विलैटरल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी ए बी और आर तीनों इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप ये मेंशन ना करें, ये हमने बता दिया सारा, 120 हो और 120 एंगल निकाल भी लिया, काफ़ी है। ये भी मैंने बता दिया, इस ट्राइंगल जो बन रही है इसका नाम क्या रखेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है क्लोज्ड पॉलीगॉन है और वो हेड टू टेल अरेंज्ड है, व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर। ठीक है, तो इसको इधर करते हैं, 12 था 13 था। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं ये 15 है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है।
कह रहा है कि क्लोज पॉलीगन है। क्लोज पॉलीगन कोई भी बना लें, पॉलीगन का मतलब होता है मैनी साइड्स। क्लोज पॉलीगन क्लोज हो और उसकी बहुत सारी साइड्स हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट साइड ये फर्स्ट साइड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये 6 है। मैंने 6 साइड बना दी क्लोज पॉलीगन। इसको हेक्सागोनल भी कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इस वक्त इसका जनरल नाम क्या है? क्लोज्ड पॉलीगन। क्लोज इसलिए जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी और यहीं पे एंड हो रही है। इस क्लोज्ड पॉलीगन की 6 साइड को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हेड टू टेल अरेंजमेंट के साथ। तो इधर हेड टू टेल अरेंज करते हैं। ये फर्स्ट को कह लेते हैं वेक्टर ए है और दूसरे को हम कह लेते हैं वेक्टर बी है और तीसरे को हम लेट कर लेते हैं वेक्टर सी आ रहा है, फिर वेक्टर डी आ रहा है, फिर वेक्टर ई आ रहा है, फिर वेक्टर एफ आ रहा है। ये हमने हेड टू टेल अरेंज्ड किए 6 वेक्टर और क्लोज पॉलीगन की हर साइड को एक वेक्टर का नाम दे दिया। आप ज़रा देखें, ये तो क्वेश्चन हम करके आए हैं वही जहाँ पे हमने कहा था अगर क्लोज ट्राइंगल हो और उसकी तीनों साइड वेक्टर हेड टू टेल अरेंज्ड हो तो उसका एंगल, उसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो सेम इधर भी वैसा ही है। देखिए हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो बच्चों देखें रिजल्टेंट कैसे आएगा। फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करना है। तो इधर देखें फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही ज्वाइंट है। अगर पहले से ही ज्वाइंट है तो इसका मतलब है यहाँ पे रिजल्टेंट बन ही नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट की टेल ए की टेल है और एफ की हेड है। फर्स्ट की टेल लास्ट की हेड पहले से ज्वाइंट है तो रिजल्टेंट तो बनेगा नहीं। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी डी ई एंड एफ। इन सब को हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि टेल ऑफ ए इज ऑलरेडी ज्वाइंट विद हेड ऑफ एफ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से ऑलरेडी ज्वाइंट है तो रिजल्टेंट तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें डायग्राम और इक्वेशन और ये रीज़न हमने ज़रूर बतानी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमने 15 भी कर लिया। 16 MCQs टाइम पे इसको आप खुद कीजिएगा, ना होगा तो फिर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अगर तमाम कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या वेक्टर प्रोडक्ट पे कोई चेंज आएगा? हाउ वुड दिस अल्टर? अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर्स के तमाम कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या वेक्टर प्रोडक्ट पे कोई चेंज आएगा? तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये 17 है, 17 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों लेट करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर ए है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं a1x i हैट, दूसरे का नाम रख लेते हैं a1y j हैट, तीसरे कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं a1 z k हैट। तो 3 कंपोनेंट बनते हैं, सब के साथ 1 1 है। x y z 3 कंपोनेंट आ गए। x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k हैट आता है। यूनिट वेक्टर्स हैं ये। अब दूसरा वेक्टर लिखते हैं। दूसरे वेक्टर को कहते हैं a2 है और x i हैट, फिर a2y j हैट, फिर a2 z k हैट। अब कहते हैं इन सब के कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? तो रिवर्स करते हैं। पहले रिवर्स करने से पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इसको ना आंसर ही ये मैथमेटिकली हम आंसर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चों देखिएगा यहाँ पे ये ए और ये 2 वेक्टर हैं, इनका हम पहले रिवर्स करने से पहले हम कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो हम रिवर्स करने से पहले इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म इजी होता है, शॉर्ट होता है। तो ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो हम लिखते हैं i j k हैट की, और फर्स्ट a1 के कंपोनेंट लिख रहे हैं हम। तो a1 में फर्स्ट a के a1, a1x, a1y एंड a1z, ये इसी तरह हम तरतीब से लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा a2 है तो a2 के हम तरतीब से लिख लें a2x, a2y एंड a2z आ रहा है।
इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट रिवर्स करने से पहले वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब कंपोनेंट रिवर्स कर देते हैं और रिवर्स करने के बाद देखते हैं कि क्या फ़र्क आएगा, क्या वेक्टर प्रोडक्ट चेंज होगा। तो पहले तो मैं कंपोनेंट लिख लेता हूँ रिवर्स करके। तो रिवर्स करके अगर मैं कंपोनेंट लिखूँ तो इसको यूँ लिखेंगे माइनस a1xi हैट माइनस a2y a1yj हैट, ठीक है, और फिर आएगा माइनस a1zk हैट। अब मैं नेगेटिव लगा दिया, सेम वही है, जस्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, मतलब रिवर्स हो गया। अब दूसरा वेक्टर लिखते हैं तो इस दूसरे के साथ भी नेगेटिव लगा लेते हैं, माइनस a2xi हैट माइनस a2yj हैट माइनस a2zk हैट। इन दोनों का अब वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब ये है नेगेटिव लगा दें, और फिजिकली इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तीनों कंपोनेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, a1 क्रॉस a2। अब इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो इसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट रो i j k हैट आ जाएगी। अब लिखते हैं इसके i के कंपोनेंट लिखें, तो i के आ रहे हैं, इधर आ जाएगा माइनस a1x माइनस a1y माइनस a1z। दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस, दूसरे में इसी तरह लिखते जाए माइनस a2x माइनस a2y और माइनस a2z। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा इसमें माइनस आ रहा है, माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लीजिएगा, कैसे आएगा माइनस कॉमन, फर्स्ट रो में से नेगेटिव कॉमन लिया, फिर दूसरी रो में से नेगेटिव कॉमन लिया। तो जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फैक्टर को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर दिया। यहाँ पे आ गया a1x a1y a1z और इधर आ जाएगा a2x a2y a2z। अब ये नेगेटिव कैसे लेते हैं, देखें, फर्स्ट रो में से नेगेटिव लिया तो बाहर लिख दिया और ये सारे अंदर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर दूसरी रो में से भी नेगेटिव कॉमन लिया तो ये दूसरी रो वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये डिटर्मिनेंट में इसी तरह से नेगेटिव लेते हैं, ये आपने याद रखना है। डिटर्मिनेंट में कैसे नेगेटिव लेते हैं, पूरी रो में से नेगेटिव लेंगे और बाहर लिख देंगे, फिर दूसरी रो में से नेगेटिव लिया बाहर लिख दिया और ये अंदर वाले सारे पॉजिटिव हो गए। अब देखें बच्चों, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमें पता है ये पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये वैसे ही लिख लें i j एंड k हैट, और इसमें कंपोनेंट लिख लें आप। इसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं उसमें फर्स्ट आ रहा है a1x a1y a1z, ठीक है, a1y a1x। अब दूसरे लिखते हैं a2x a2y a2z। अब इसको कह देते हैं ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 2 रख लेते हैं हम। तो देखिए ये रिवर्स करने के बाद कंपोनेंट रिवर्स की है, मतलब डायरेक्शन रिवर्स की, तो रिजल्ट ये वाला आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। और रिवर्स करने से पहले इक्वेशन 1 है, तो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या सेम नहीं है, ऑफ कोर्स सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स करने से पहले और रिवर्स करने के बाद वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों वेक्टर का सेम आ रहा है। हम कहेंगे देयर विल बी नो चेंज इन वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन द ऑल कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर रिवर्स्ड। ठीक हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ये हमने जो आंसर बताया ना ये मैथमेटिकल है। इसका अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो यूँ लेट कर लें कि अगर हम a क्रॉस b ले रहे हैं तो उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। फिर रिवर्स कर लें, रिवर्स करने से भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास इतने ही इसके स्मार्ट सिल्वर के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स।